प्यार एक एहसास है, जब होता है तो अनूठी अनुभूति होती है। ऐसा ना हो तो समझ लीजिए महज आकर्षण है। चंद्रशेखर परमार रूपा धीवर के आकर्षण को प्यार समझ बैठा। यही उसकी भूल थी और इसी भूल में उसने वह कर डाला जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो क्या था पूरा मामला? चंद्रशेखर ने रूपा के साथ ऐसा क्या कर दिया था जिससे पूरा छत्तीसगढ़ दहल गया था? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी को सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रूपा धीवर परेशान थी। सड़क के किनारे खड़ी वह कभी सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती तो कभी कलाई घड़ी की ओर देख रही थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे को सरक रही थीं, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। परेशान लहजे में वह स्वयं ही बड़बड़ाई, लगता है आज फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम बेलसोड़ा निवासी रूपा धीवर बीएड की छात्रा थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर उसने उम्मीद भरी निगाहों से दाईं ओर देखा। कोई चार पहिया मार्शल गाड़ी आ रही थी। रूपा धीवर ने इशारा करके गाड़ी रुकवा लिया। ड्राइवर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? रूपा बोली, मैं कॉलेज जाने को लेट हो रही हूँ। कोई साधन नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, मैं इंडियन कॉलेज की ओर ही जा रहा हूँ। आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कहते हुए ड्राइवर ने गेट खोल दिया। रूपा धीवर तनिक झिझकी, फिर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठी। बेलसोंडा से उसका कॉलेज करीब 8 किलोमीटर दूर महासमुंद में था। वह करीब 10 मिनट में अपने कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज के सामने पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। उतरकर रूपा थैंक यू कहकर तेज कदमों से चली ही थी कि ड्राइवर ने उसे आवाज दी, सुनो। सुनते ही रूपा ने ड्राइवर की तरफ पलटकर देखा तो ड्राइवर ने रुमाल उठाकर रूपा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये शायद आपका है। गुलाबी रंग के उस रुमाल के एक किनारे पर सफेद रंग के धागे से कढ़ाई की गई थी। उस पर रूपा लिखा हुआ था। हाँ, मेरा ही है, रूपा उससे रुमाल लेते हुए बोली। आपका नाम रूपा है? ड्राइवर ने पूछा। रूपा ने हौले से सिर हिला दिया और मुस्कुराकर कॉलेज की तरफ चली गई। ड्राइवर तब तक रूपा को देखता रहा जब तक वह दिखाई देती रही। रूपा धीवर के ओझल होने के बाद ही वह वहां से गया। युवक ड्राइवर का नाम चंद्रशेखर परमार था और वह नदी मोड़ घोड़ारी का रहने वाला था। रूपा धीवर से वह बहुत प्रभावित हुआ। इस रूट पर उसका अक्सर आना जाना होता था। इसके बाद वह रूपा के आने जाने के समय उस रोड पर चक्कर लगाने लगा। जब भी रूपा धीवर उसे मिलती, वह ऐसा जाहिर करता था मानो अचानक उससे मुलाकात हो गई है। वह रूपा को मार्शल से उसके कॉलेज तक और कभी कॉलेज से उसके घर के पास तक छोड़ देता था। रूपा धीवर इस बात को समझने लगी थी कि इत्तेफाक बार बार नहीं होता है। महीने में वह कई बार महासमुंद से बेलसोंडा और बेलसोंडा से महासमुंद आई गई होगी। सफर भले ही 10 मिनट का होता था, लेकिन दोनों को सुकून 24 घंटे के लिए मिल जाया करता था। इस बीच दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और कभी कभी वे गाड़ी से लंबी दूरी के लिए घूमने निकलने लगे। एक दिन चंद्रशेखर परमार लॉन्ग ड्राइव पर निकला तो मार्शल गाड़ी के मालिक ने उसे देख लिया। मालिक ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को उसने चंद्रशेखर से पूछा, तुम गाड़ी में किस लड़की को बिठाकर घूमते हो? साहब, किसी को लेकर नहीं घूमता, बस एक दो बार बेलसोंडा की रहने वाली एक लड़की को उसके कॉलेज तक छोड़ा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करता रहा हूँ। आपके हर आदेश पर मैंने तुरंत अमल किया है और आप इतनी सी बात को लेकर मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मार्शल के मालिक ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारे लिए यह इतनी सी बात होगी, लेकिन कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाबदेही तो मेरी होगी। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ठीक से करो। सैर सपाटे के इतने ही शौकीन हो तो खुद की गाड़ी खरीद लो, फिर जहां चाहो जिसे चाहो बिठाकर घूमते रहना, मालिक ने दो टूक कह दिया। चंद्रशेखर परमार को मालिक की बात चुभ गई। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी छोड़ दिया। दूसरे तीसरे दिन वह रूपा से एक निश्चित जगह पर मिलने पहुंचा। वह अपनी बाइक से गया था। बाइक की सीट पर बैठा वह रूपा का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रूपा वहां पहुंची।
रूपा के बोलने से पहले ही चंद्रशेखर ने कहा, बाइक पर बैठो। रूपा धीवर बाइक पर बैठ गई तो वह बाइक लेकर चल दिया। उस वक्त उसकी बाइक का रुख महासमुंद की ओर ना होकर रायपुर जाने वाली सड़क की ओर था। रूपा को यह पता नहीं था कि उसके प्रेमी ने नौकरी छोड़ दी है। रास्ते में उसने एक पेड़ के नीचे बाइक खड़ी किया। फिर रूपा को मालिक से हुई तकरार के बारे में बताया। चंद्रशेखर की बात सुनकर रूपा गंभीर हो गई। वह बोली, उन्होंने जो कुछ कहा वह अपनी जगह सही है। अच्छा खासा काम हाथ से निकल गया। तुम क्यों परेशान हो रही हो रूपा? काम चला गया तो क्या हुआ? हाथ पैर और मेरा हुनर थोड़े ही चला गया है। चंद्रशेखर ने उसे समझाया, काम करना है तो कहीं भी कर लेंगे। तुम पर ऐसी दर्जनों गाड़ियां और नौकरियां कुर्बान। फिर चंद्रशेखर जेब के अंदर हाथ डालकर बंद मुट्ठी निकालकर बोला, गेस करो रूपा, इस मुट्ठी में क्या है? वह बोली, मुझे क्या मालूम, सोचो ना। रूपा ने पूछा, टॉफी है क्या? चंद्रशेखर बोला, नहीं, और कुछ बताओ। रूपा ने दिमाग पर जोर डाला। फिर उसने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। तभी चंद्रशेखर बोला, चलो अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। रूपा ने आंखें बंद करके अपनी हथेलियां उसके सामने खोल दिया। तभी चंद्रशेखर ने रूपा की हथेली पर कुछ रखकर कहा, अब अपनी आंखें खोलो। रूपा ने आंखें खोली। एक अंगूठी थी जो अमेरिकन डायमंड की थी और जगमगा रही थी। अंगूठी पर पेड़ के पत्तों से छन कर आती हुई सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और रिफ्लेक्ट होकर 7 रंगों की किरणें बिखर रही थीं। अंगूठी देखकर रूपा बहुत खुश हुई। चंद्रशेखर ने पूछा, कैसा लगा? रूपा बोली, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा है। चंद्रशेखर बोला, जरा पहन कर दिखाओ। जब लाए ही हो तो तुम ही पहना दो, कहती हुई रूपा ने अपना हाथ चंद्रशेखर की ओर बढ़ा दिया। चंद्रशेखर ने रूपा के हाथ से अंगूठी लेकर उसे को पहना दिया। उसकी अंगुली में अंगूठी अच्छी लग रही थी। सड़क के किनारे गन्ने का एक खेत था। चंद्रशेखर ने उस ओर इशारा किया तो रूपा बोली, गन्ना खाना चाहते हो तो जाओ ले आओ। चंद्रशेखर बोला, ऐसा करते हैं, दोनों वहीं खेत में चलते हैं। रूपा बोली, नहीं नहीं, मुझे गन्ने के झुरमुटों से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। चंद्रशेखर ने जिद की तो रूपा को झुकना पड़ा। फिर दोनों गन्ने के खेत की ओर बढ़े और खेत में भीतर घुस गए। 2-4 कदम चलने के बाद रूपा ठिठकी तो चंद्रशेखर बोला, अरे आओ ना, आओ, आती क्यों नहीं? अच्छा सा गन्ना तोड़ेंगे। डरती झिझकती रूपा धीवर चंद्रशेखर परमार के पीछे पीछे चलने लगी। गन्ने के सूखे भूरे पत्ते पैरों में दबकर चर्रमर की आवाज कर रहे थे। जब दोनों काफी भीतर घुस गए तब चंद्रशेखर ने अपनी बाइक और सड़क की ओर देखा, लेकिन झुरमुटों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चंद्रशेखर ठिठका। उसे ठिठकते देखकर रूपा भी ठिठक पड़ी। चंद्रशेखर परमार उसकी ओर देखते हुए मुस्कराया, रूपा यहाँ तक चली आई। गन्ना ही खाना होता तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, पहले ही ना तोड़ लेता। रूपा बोली, फिर क्यों आए इतनी दूर? मैं अभी भी नहीं समझी। चंद्रशेखर के होठों पर शरारत उभर आई। वह रूपा के करीब पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। रूपा। चंद्रशेखर ने तर्जनी अंगुली को अंगुली पर रखा तो रूपा बोली, ओ, इसलिए मुझे यहाँ इतनी दूर लाए हो? हाँ, तुम तो जानती हो कि वहां तो ऐसा कुछ कर नहीं पाते, जगह भी मुफीद नहीं थी। यहाँ भला हमें कौन देखेगा, कहकर चंद्रशेखर ने रूपा को अपने बाहुपाश में लेना चाहा। वह कोई ठोस निर्णय ले पाता कि उसने देखा रूपा उसके पीछे देख रही है। वह पीछे पलटा तो एक गाय तेजी से दौड़ती आ रही थी। गाय के पीछे से रखवाली करने वाले किसान की आवाज उन दोनों के कानों तक पहुंची। रूपा बोली, चलो, यहां से गाय आ रही है। लगता है किसान गाय के पीछे पीछे आ रहा है। फिर कई गायों का झुंड गन्ने में घुस आया। किसान की आवाज भी करीब आती जा रही थी। फिर रूपा वहां नहीं ठहरी। वह हाथों से गन्ने के पत्तों को अलग करती हुई वहां से भागी। चंद्रशेखर भी हड़बड़ाए अंदाज में बाइक की ओर भागा। रूपा धीवर हाँफ रही थी। वह हाँफती हुई बोली, खा लिए गन्ने? ऊपर से देखो, उसके सैंडल की पट्टी एक ओर से उखड़ गई थी। पत्तों से हाथ पैर अलग छिल गए थे। रूपा बोली, कहाँ लाकर फंसा दिया? फिर दोनों वहां ठहरे नहीं, बाइक पर बैठकर चले गए। इसके बाद दोनों की मेल मुलाकातों की चर्चाएं पहले कानाफूसी में तब्दील हुईं। फिर बेलसोंडा में दोनों की मुलाकात और प्यार की चर्चाएं होने लगीं।
यह बात रूपा धीवर के पिता सुरेंद्र धीवर और मां जमुना के कानों तक भी पहुंची। चूंकि लड़की बालिग हो चुकी थी और बगावत पर उतर सकती थी, इसलिए सुरेंद्र ने रूपा को अपनी बड़ी बेटी हेमलता की ससुराल में उसके पास भेज दिया। रूपा हेमलता के यहाँ 20-25 दिन रहकर पिता के घर आ गई। इस बीच चंद्रशेखर ट्रक चलाने लगा था। गुजरे हुए समय में रूपा धीवर और चंद्रशेखर परमार ने सैकड़ों ख्वाब देखे थे। गांव आने के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। 20-25 दिनों की जुदाई के बाद चंद्रशेखर और रूपा की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने उससे शिकायत की, रूपा, तुम अपनी बहन के पास रायपुर जाकर इतनी मशगूल हो गई कि एक फोन तक नहीं किया। मेरे पास फोन था ही कहाँ, रूपा सफाई में बोली। क्यों, कहाँ गया तुम्हारा फोन? रूपा बोली, घर वालों ने ले लिया था। नंबर तो जानती हो, फोन किसी से मांग लेती। रूपा बोली, मैं दीदी की देखभाल में थी। चंद्रशेखर ने कहा, यह क्यों नहीं कहती कि मैं याद ही नहीं रहा तुम्हें? रूपा बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मिलना और हमारा प्यार गांव वालों की नजरों में आ चुका है। अब ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। चंद्रशेखर बोला, रूपा, तुम मिलने की बात पर अटकी हो, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमारे चाहने से क्या होगा? घर वालों और समाज की मंजूरी भी जरूरी है। रूपा तनिक चिढ़ गई। रूपा, तुम्हारी यह बात गलत है। बताओ, जब तुमने मुझसे प्यार किया था तो क्या घर, समाज और परिवार से पूछकर किया था? रूपा ने कहा, नहीं, उस वक्त मुझ पर घर, परिवार और समाज का दबाव नहीं था। और आज मैं इन तीनों की निगाहों में हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनसे लड़कर विद्रोह कर सकूं। यह बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी, जब प्यार की डगर पर चंद कदम ही बढ़ी थीं। अब तो हम बहुत दूर निकल आए हैं रूपा। इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगी? माना कि हम दोनों साल भर दोस्त की तरह साथ रहे, लेकिन इस अपनेपन को प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता है। कुछ पलों तक हैरानगी, बेचारगी से रूपा की ओर देखकर चंद्रशेखर बोला, ऐसा मत कहो रूपा। हमारी चाहत को अपनेपन का लबादा मत ओढ़ाओ। मैंने तुम्हें और खुद को लेकर ढेरों ख्वाब देखे हैं। तुम्हारे विचार जानकर जी चाहता है कि इसी सड़क पर किसी वाहन के नीचे कुचल कर मर जाऊं। वह गहरी सांस लेकर फिर बोला, सचमुच मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर निकल आया हूं, अब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। रूपा तीखे शब्दों में बोली, सड़क पर सिर पटक कर मरना चाहते हो? ऐसा करके क्या यह जाहिर करना चाह रहे हो कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते? चंद्रशेखर परमार रूपा की बात सुनकर पहली बार आपे से बाहर होता हुआ बोला, मत भूलो रूपा की जिस सड़क पर मैं खुद को खत्म करने का माद्दा रखता हूँ, यहीं इस सड़क पर तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। वह फिर गिड़गिड़ाया, प्लीज रूपा, ऐसा मत कहो। चंद्रशेखर, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो या फिर समझना नहीं चाहते? रूपा, तुम क्या समझाना चाह रही हो और मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? तो सुनो, फिर कह रही हूँ कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वह प्यार नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी। इसके बाद चंद्रशेखर के होठों से बेबसी में शब्द निकले, रूपा, जिस प्यार को तुम दोस्ती का नाम दे रही हो, इससे अच्छा है कि इसे बेनाम ही रहने दो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है। चंद्रशेखर परमार अभी कुछ और बोलने ही जा रहा था कि रूपा धीवर यह कहते हुए वहां से चली गई कि तुम्हें जो समझना है समझते रहो, इतना मानकर चलो कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। उसने चंद्रशेखर की आवाज को कोई तरजीह नहीं दिया। फिर वह उस ओर चला गया जहां एक पेड़ के नीचे उसकी बाइक खड़ी थी। सोचों का बवंडर चंद्रशेखर को झकझोरने लगा था। रूपा धीवर आखिर इतनी निर्मोही, बेमुरव्वत कैसे हो गई? वह अपने गांव की ओर बढ़ चला। 2 पखवाड़े बाद उसने रूपा से मिलने का मंसूबा बनाया। किसी तरह से वह रूपा से मिलने में कामयाब भी रहा। अब की बार वह रूपा से मिलकर ठोस निर्णय लेने के पक्ष में था। वह उस स्थान पर खड़ा रहा जहां पर रूपा से मिलना था। रूपा धीवर वहां आई। काफी इंतजार करवाने के बाद वह चंद्रशेखर परमार से मिली। चंद्रशेखर ने किसी तरह की भूमिका नहीं बांधी। वह सीधे मुद्दे पर आ गया, रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रूपा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चंद्रशेखर रूपा की ओर टकटकी लगाकर देखता हुआ बोला, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा भला कमा लेता हूँ, घर से भी संपन्न हूँ। अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें वह सब कुछ देने का प्रयास करूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखती होगी। चंद्रशेखर, मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। चंद्रशेखर परमार कुछ बोलने वाला ही था
कि रूपा धीवर ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। मेरे घर के लोग मेरी शादी जहां करेंगे मुझे मंजूर होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। और हाँ, अभी तक जो कुछ तुमने मुझे दिया है जस के तस लौटा रही हूं। रूपा ने एक कैरी बैग चंद्रशेखर की ओर बढ़ा दिया। अपने पास ही रखो इसे, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। तुम्हारी मर्जी। और हाँ, यह ख्याल रखना कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रूपा जाने को हुई तो चंद्रशेखर ने धमकी दी, रूपा तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते नहीं देख सकता। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं बन पाओगी, याद रखना। कुछ दिनों तक चंद्रशेखर परमार के दिमाग पर रूपा का इनकार डंक मारता रहा। जलन की आग ने चंद्रशेखर को बुरी तरह सुलगा रखा था। उसे करार तभी आता जब या तो रूपा उसकी हो जाती या वह रूपा के वजूद को मिटा देता। उस पर पागलपन काबिज हो चुका था। दिमागी संतुलन खोता जा रहा था। आखिर उसने एक योजना बना लिया। इस साजिश में उसने अपने दो दोस्तों को भी शामिल कर लिया। उसी के तहत वह रूपा धीवर की रैकी करने लगा। तीनों ने 10 फरवरी 2021 को भी रूपा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। दरअसल रूपा धीवर नहाने के लिए गांव के तालाब जाती थी, लेकिन उस दिन वो तालाब नहीं गई थी। तीनों तालाब के पास इंतजार करते रहे, लेकिन रूपा ना जाने के कारण बच गई। 11 फरवरी 2021 को दोपहर करीब 12:15 बजे रूपा धीवर अपनी बहन हेमलता के साथ दवा लेने एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची। चंद्रशेखर कई दिनों से रूपा की टोह में लगा था। किसी छलावे की तरह चंद्रशेखर रूपा के सामने पहुंच गया। उसके साथ बाइक पर उसके दो दोस्त भरत निषाद और गोपाल यादव भी थे। अप्रत्याशित रूप से अपने सामने चंद्रशेखर परमार को देखकर रूपा घबरा गई। चंद्रशेखर ने दोनों को अपने साथ इसलिए रखा था कि किसी तरह का व्यवधान आने पर भरत निषाद और गोपाल यादव उसकी मदद करेंगे। तभी फुर्ती से देशी तमंचा निकालकर चंद्रशेखर रूपा की ओर तानते हुए बोला, रूपा तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। चंद्रशेखर परमार का खूंखार चेहरा देखकर रूपा धीवर ने डरकर भागना चाहा, तभी चंद्रशेखर ने उसकी कलाई पकड़ लिया। उसकी बड़ी बहन हेमलता ने बीच बचाव करने की कोशिश किया। जब तक वह कामयाब होती तब तक गोली रूपा की कनपटी के बाहर हो चुकी थी। गोली लगते ही रूपा धीवर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। रूपा की बहन की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वे तीनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग गए। रूपा को गोली लगने की सूचना जब घर वालों को मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में परिजन रूपा को लेकर जिला अस्पताल के लिए निकले। अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। पुलिस भी सूचना पाकर मृतका के घर पहुंची और घटना के संबंध में पूछताछ किया। पुलिस ने मृतका रूपा के पिता की शिकायत पर कोतवाली थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इधर चंद्रशेखर परमार के कहने पर उसके दोस्तों ने उसे नदी मोड़ के पास बाइक से उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोपहर 2:15 बजे चंद्रशेखर परमार सीधे थाना सिटी कोतवाली महासमुंद पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को उसने रूपा धीवर की हत्या करने की बात बता दिया। थाना प्रभारी ने उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने यह सूचना उच्चाधिकारियों को दे दिया। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी मेघा टेम्भुरकर साहू, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के अलावा पुलिस अधिकारी शेर सिंह बंदे, यूआर साहू, संजय सिंह राजपूत, साइबर सेल प्रभारी योगेश कुमार सोनी, टीकाराम सारथी आदि भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछताछ करने के बाद रूपा धीवर की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उसी दिन शाम के समय आरोपी भरत निषाद और गोपाल यादव को उन्हीं के गांव मुरैना से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें फिर से कोर्ट में पेश कर महासमुंद जेल भेज दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।